हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 12 है उसका अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल यानी कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आप तक आपका वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। सुबह 3 घंटे यानी कि 3:15 तक आपका पेपर है। 3 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। सीधी सी बात ये है। तो सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आपको ज्वाइन कर ले ताकि आपको सभी प्रकार की पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। और देखो दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो यानी कि कुछ प्रश्न गलत हो बता दिया हो मैंने तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर बताएं कि सर ये प्रश्न गलत है। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा स्मिथ को। किसका दोस्तों? स्मिथ को जाना जाता है। दूसरा है, मानवीय श्रम का प्रतिफल है। तो मानवीय श्रम का प्रतिफल है दोस्तों मजदूरी। कौन सी है? मजदूरी है दोस्तों। तीसरा, निम्न में से कौन सा समस्त मौद्रिक संसाधन है? तो M3। कौन सा? मौद्रिक 3। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग किससे या कैसे करती है? तो दोस्तों आय पर। किसकी दोस्तों? आय पर। ओके, यदि कुछ गड़बड़ हो कुछ गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये प्रश्न गलत बता दिया आपने। पांचवा है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति होगी। तो दोस्तों ये भी 0.5 ही होगी। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं छठा प्रश्न। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि दोस्तों यानी कि नहीं स ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक ऐसे हैं 31 मार्च तक। ओके फिर दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में वस्तु सेवा कर कब लागू किया गया? तो भारत में वस्तु सेवा कर दोस्तों यह लागू किया गया था जुलाई 2017 में। कब? जुलाई 2017 में। अगला है, निम्न में से व्यापार खाते की मद नहीं है। निम्न में से व्यापार खाते की मद नहीं है, आयात भी नहीं है और वस्तुओं का निर्यात भी नहीं है। तो अ तथा ब यानी कि स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं नौवा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में दोस्तों अध्ययन किया जाता है ये सभी यानी कि उपभोक्ता की रुचि, एक फर्म का व्यवहार, वस्तु की कीमत यानी कि 10वां है, अवसर लागत को किस नाम से जाना जाता है? तो अवसर लागत को दोस्तों आर्थिक लागत के नाम से जाना जाता है। ओके 11वां है, बजट रेखा में शिफ्ट के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो दोस्तों आय भी है और वस्तु की कीमत। ओके, अ तथा ब इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला देखते हैं, मांग फलन क्या है? तो मांग फलन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ओके, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यू आकार का वक्र नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा औसत स्थिर लागत। ओके, औसत स्थिर लागत। ओके, 14वां है, उत्पादन के लिए साधन परिवर्ती होते हैं। तो उत्पादन के लिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घकालीन में। कब? दीर्घकालीन में। अगला देखते हैं 15वां, अधिमांग की स्थिति में बाजार कीमत होगी। अधिमांग की स्थिति में बाजार में कीमत क्या होगी? तो होगी संतुलन कीमत से कम। ओके, संतुलन कीमत से कम। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं रिक्त स्थान देखते हैं। किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट। ओके, दोबारा सुनना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट। ओके, दूसरा है, गैर योजनागत व्यय की प्रमुख मद हैं। गैर योजनागत व्यय की प्रमुख मद क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब्याज या फिर अदायगी या वेतन। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग होता है। तो ये कितना होता है? 1। कितना दोस्तों? 1 होता है। वस्तु को बदलते समय वस्तु का विनियम तो वस्तु विनियम
कहलाता है। ओके दोस्तों। पांचवा, फलन आगतों व निर्गतों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादन। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्पादन। अगला देखते हैं छठा, रेखिका मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच के बराबर होती है, यानी कि इकाई के बराबर होती है। किसके बराबर दोस्तों? इकाई के बराबर। अगला, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? उद्योग के द्वारा। अगला देखते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न, आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? तो आर्थिक एजेंट दोस्तों उसे कहते हैं जो व्यक्ति या संस्थाएं होती है। क्या है? वे व्यक्ति या संस्थाएं होती है जो आर्थिक फैसले लेती है, वह आर्थिक एजेंट कहलाती है। दूसरा, निव्वल निर्यात क्या है? तो निव्वल निर्यात किसी देश के कुल व्यापार का माप। मैंने दोस्तों में संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा के ज़्यादा लिख देना, 10-20 शब्दों में लिखना है। तीसरा, अर्थव्यवस्था की कोई एक केंद्रीय समस्या लिखिए। तो अर्थव्यवस्था की कोई एक केंद्रीय श्रम, भूमि, मशीनरी, पूंजी, उपकरण, औजार और प्राकृतिक संस्थाओं की कमी है। ओके, यही आपको लिख देना है। चौदह, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? रेखा चित्र बनाना ही आपको, तो थोड़ा बता देता हूँ मैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का भाग वह क्षैतिज होता है। कैसे होता है? क्षैतिज होता है दोस्तों, क्षैतिज, इस प्रकार। अगला देखते हैं, सकेलू, कहाँ गए? सकेलू घरेलू उत्पादन क्या है? तो सकल घरेलू उत्पादन दोस्तों वह है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं में कुल मौद्रिक मूल्यों को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। अगला देखते हैं, छठा, राजस्व घाटे का सूत्र लिखना है। तो राजस्व घाटे का सूत्र आपको इस प्रकार से लिखना है, कुल राज। क्या लिखना है? कुल राज। इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, कुल राज इस प्रकार से लिख देना है। ओके, स्व प्राप्तियाँ, स्व प्राप्तियाँ। ओके, और फिर कुल राजस्व व्यय, यहाँ पर आपको इस प्रकार लगाना है, कुल राजस्व व्यय। ओके प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिख देना है सूत्र भी। सातवां देखते हैं, विदेशी विनिमय बाजार के दलाल कौन होते हैं? लिखिए। तो दोस्तों वह होते हैं वित्तीय विशेषज्ञ। कौन? वित्तीय विशेषज्ञ। आठवां है, बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण लिखिए। तो देखो समयामसिक नहीं समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या है? समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो सामयिक इस प्रकार से लिखना है, सामयिक, सामयिक। ओके, एक बार आप और देख रहे हैं इसका। नवा, बजट रेखा क्या है? तो दोस्तों बजट रेखा वह है जो बजट रेखा दो वस्तुओं के संयोजन का एक चित्रण प्रतिनिधित्व है। क्या है? बजट रेखा दो वस्तुओं के संयोजन का एक चित्रण प्रतिनिधित्व है। ये 10वां, सरकार द्वारा घाटे का वित्त पोषण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जब सरकार का चालू बजट घाटा सरकार के नकदी शेष और भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई से लिए गए कर्ज को पूरा किया जाता है, वही क्या कहलाता है? यही कहलाता है। ओके, अब देखते हैं लघुरात्मक प्रश्न, जो आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। निवेश को परिभाषित कीजिए, यानी कि निवेश किसे कहा जाता है? तो निवेश किसी ऐसी चीज में पैसा, पैसा और समय लगाना जो भविष्य में लगाना है, जो भविष्य में लाभ या हानि के माध्यम से लाभांश का भुगतान करेगी। ओके, आया समझ में? दोबारा सुना, किसी ऐसी चीज में पैसा और समय लगाना है जो भविष्य में लाभ या हानि के माध्यम से लाभ या हानि करेगी। ओके दोस्तों, और देख लेना आप, सकारात्मक आर्थिक और विशेषण तथा आदर्शक आर्थिक विशेषण में अंतर बताना है आपको कि इस प्रकार किस प्रकार से अंतर हो जाएगा, ये आपको लिख देना है। अगला देखते हैं छठा, अंदिमान मानचित्र से आप क्या समझते हैं? तो अभी आप लिख देना, थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने ये नहीं बता पाया। ओके प्यारे दोस्तों, अगला देखते हैं, सातवां देखते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की दो विशेषता आपको बतानी है। तो दोस्तों इसमें उसका उत्तर हो जाएगा,
जैसे कोई एक तो हो गया कोई भी कंपनी बाजार में पर्याप्त बाजार बजट हिस्सेदारी नहीं रखती। ओके, नहीं नहीं नहीं, बजट नहीं, बाजार ये है। कोई भी कंपनी बाजार में पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी नहीं रखती है। ओके, उद्योग का उत्पादन मानकीकृत होता है। ओके प्यारे दोस्तों, 8 व्यावसायिक बैंकों को प्राथमिक कार्यों को समझना है। तो दोस्तों, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, अग्रिम देना, नकद देना, क्रेडिट देना और वह ड्रॉफ्ट देना, बिलों की छूट देना। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। 9वां, गुणक की प्रक्रिया को संक्षेप में आपको समझाना है। तो आपको इसको मिलाना है, इसलिए आपको समझाना है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल दो हैं, तो दोनों को आपको समझा देना है। ओके प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 11वां, बाजार संतुलन किसे कहते हैं। देखा, चित्र बनाना है आपको। संतुलन किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वह स्थिति होती है जब किसी वस्तु या सेवा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, वह बाजार संतुलन कहलाती है। रेखा चित्र आपको खींच देना है। ये 12वां है, तो इसको आपको कर लेना है। 13वां, व्यापार घाटा तथा व्यापार अधिक को समझाना है। प्यारे दोस्तों, आपको अवमूल्य को परिभाषित कीजिए। अवमूल्यन करने पर विदेशी विनिमय पर दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा किसी मुद्रा के सोने के समकक्ष या किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष उसके मूल्य को कम करके उसके विनिमय मूल्य में आधिकारिक कमी। ओके, तो दर किस कमी आएगी, तो घरेलू मुद्रा सस्ती हो जाएगी, विदेशी सामान घरेलू बाजार में महंगा दिखेगा, इस प्रकार से कमी आने लगेगी। 15, मांग की कीमत लोच की 2 श्रेणियों को आपको उल्लेख यानी कि वर्णन करना है। पहले दोस्तों, दीर्घ देखते हैं 80 से 80 शब्दों में। तो निम्नलिखित स्पष्ट करना, स्टॉक एवं प्रवाह, उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तुएं अथवा निम्नलिखित आंकड़ों को कारक लागत पर निव्वल राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है। सकल घरेलू पर, विदेशियों से में निव्वल कारक आय, निव्वल अप्रत्यक्ष कर। ओके प्यारे दोस्तों, अगला देखते हैं 17वां, राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियों को समझाना है विस्तार से। घाटे में कटौती के विषय में परामर्श कीजिए। 18, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पाद को संक्षेप में समझाइए। निम्न सारणी उत्पाद तथा सीमांत की गणना आपको करना है। ओके प्यारे दोस्तों, ये 19वां इस प्रकार से। देखते हैं 20वां, भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन करना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% नहीं 102% क्वेश्चन आएगा ये। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों का उल्लेख कीजिए। मुद्रा इन दोषों को किस प्रकार दूर करती, विवेचना की वर्णन करना है। देखो दोस्तों, ये उपभोक्ता वाले क्वेश्चन आप पहले भी आ चुके हैं, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। जो भी उपभोक्ता वाले क्वेश्चन है उनको आपको रट्टा मार लेना है एक बार, यानी कि पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर अच्छी तरीके से बता दिया है। ओके, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको याद करना है। फिर दोस्तों, यदि आपको पूरे आपको 60 नंबर से 70 के बीच में चाहिए तो ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। पूरी किताब को पढ़ लो एक बार आज। ओके, जय हिंद, जय भारत।